गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, हम लोगों का ये नेक्स्ट लेक्चर है अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला लेक्चर हमारा आ चुका है जिसमें मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो हमने सुना था, उसमें सब कुछ देखा था कि अफबाउ प्रिंसिपल से कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d और f ऑर्बिटल्स थी। अब हम उनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है s ऑर्बिटल्स। ये जो s ऑर्बिटल्स होती हैं, दीज आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मतलब थ्री, स्फीयर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस टाइप से तीन एक्सिस होती हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो एक हमने ये एक्स एक्सिस बना दी, इसको वाई कह दिया, और यहाँ पर जेड आई हुई होगी ऊपर की तरफ एबव दिस प्लेन, ये जेड एक्सिस होगी। कॉपी पे हम जेड को ऐसे बनाएंगे। तो दीज आर एस ऑर्बिटल्स एंड दे आर स्फेरिकल इन शेप। अब बात आती है पी ऑर्बिटल्स की। पी ऑर्बिटल्स में आएंगे हम, तो दीज आर डम्बेल। इनकी शेप होती है डम्बेल। डम्बेल जो होता है एक्सरसाइज करने का, आपने देखा होगा, बीच में पतला होगा, साइडों से मोटा होगा। तो डम्बेल को एग्जैक्ट डम्बेल तो नहीं बनाएंगे, डम्बेल ऐसे बनाएंगे, बीच में पतला है, साइडों से मोटा है। ऐसा मान लो एक बैलून है लंबा सा, उसको हमने बीच से मोड़ दिया और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। इस पार्ट को, जो एक साइड का ये जो पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं लोब। क्या नाम देंगे? लोब। और हमको पता है पी में थ्री ऑर्बिटल्स होती हैं। फर्स्ट वाली को बोलते हैं पी एक्स, सेकेंड पी वाई एंड थर्ड पी जेड। अब पी एक्स किसे बोलेंगे? इफ लोब्स लाई ऑन एक्स एक्सिस देन इट इज कॉल्ड पी एक्स। इफ लोब्स लाई ऑन वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड पी वाई। इफ लोब्स लाई ऑन जेड एक्सिस देन इट इज कॉल्ड पी जेड। पी एक्स ये होगी कि अगर लोब्स लाई करें एक्स एक्सिस पे तो इसको बोलते हैं पी एक्स। अगर वाई एक्सिस पे लाई करें तो इसको बोलेंगे पी वाई। और अगर जेड एक्सिस पे लोब्स लाई करें तो इसको बोलेंगे पी जेड। अगर लोब्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो पी एक्स, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो पी वाई, और जेड एक्सिस पे लाई करेंगे तो पी जेड। ये हो गया पी ऑर्बिटल्स की शेप, यानी पी ऑर्बिटल्स स्फेरिकल होंगी। अब आती है बात डी ऑर्बिटल्स की। जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप होती है डबल डम्बेल। डी ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5। पहली वाली का नाम लिखते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, ये फिक्स है बच्चों, जेड एक्स। इसको पढ़ते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डबल डम्बेल का मतलब ये हुआ बच्चों, एक डम्बेल ये और दूसरा डम्बेल ये। डम्बेल तो दो हो गए, एक ये और एक ये, और लोब हो गए 4। एक्स वाई किसे बोलेंगे? डी एक्स वाई। इफ लोब्स लाई बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड डी एक्स वाई। अगर लोब्स लाई करें वाई और जेड के बीच में तब आप इसको नाम दोगे डी वाई जेड। और अगर लोब्स लाई करें जेड और एक्स के बीच में तो इसको नाम देंगे डी जेड एक्स। अगर एक्स और वाई के बीच में लाई करेंगे तो डी एक्स वाई। यहाँ पर लोब्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। अब अगर लोब्स लाई करें एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर तो हम इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
और अगर लाई करें जेड एक्सिस पे, दोनों बच्चों जेड एक्सिस पे होंगे। ये जेड एक्सिस, पहला लोब भी जेड पे है, दूसरा भी जेड पे है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो इसको नाम देंगे डी जेड स्क्वायर। ये है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनके लोब्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो हमने देखा एस ऑर्बिटल्स स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल्स डम्बेल है, डी ऑर्बिटल्स डबल डम्बेल है, और एफ ऑर्बिटल्स की शेप की अभी डिस्कवरी चल रही है, जो कि फाइनलाइज नहीं हुई है। आप लोग जब साइंटिस्ट बन जाओगे तो आप लोग डिस्कवर करोगे एफ ऑर्बिटल्स की शेप। अभी हमको उसकी नहीं पढ़ना है क्योंकि नहीं बताई गई है। तो ये थी हमारी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसमें आता है बच्चों एक हुंड्स रूल। कल हमने पढ़ा था अफबाउ प्रिंसिपल, अब आएगा हुंड्स रूल। ये पी ऑर्बिटल्स हैं, अगर हमको पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो एक बच्चे ने क्या करा, उसको ये पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। उस बच्चे ने ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 4 भरने थे तो एक स्टूडेंट ने 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे कर दी, 1 2 3 4, पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक जो दूसरा स्टूडेंट था उसने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे फिल करा। 4 थे तो उसने एक एक करके पहले सब में फिल करा। जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया फिर उसने पेयरिंग करवाई विद अपोजिट स्पिन। ये मेथड रॉन्ग है, ये वाला मेथड राइट है। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे किसी ऑर्बिटल्स में, एक ही ऑर्बिटल है, इन सबकी एनर्जी बराबर है, एक ही लेवल में रखी हुई होती है तो एनर्जी बराबर होती है। तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स उसके बावजूद भी हमारे पास बचेंगे तब हम पेयरिंग करवाएंगे। जैसे डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी है तो पहले तो हर ऑर्बिटल में एक एक जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 आया। तो इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स में पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी विद अपोजिट स्पिन। अब कोई भी ऑर्बिटल है, कल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, मैंने कहा था 2 केस गड़बड़ आए होंगे। एटॉमिक नंबर 25 का 4 का आपने लिखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आया होगा। आप चेक कर लो आपने जो कल लिखा था, और ये गलत है। गलत क्यों है? आपने तो सही भरा है। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल इस समय सिमेट्रिकल हैं, किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारी ऑर्बिटल्स खाली हैं। ऐसा मान लो कि 5 फ्रेंड थे और 5 फ्रेंड एक से हैं, सारे के सारे फेल हो गए, तो उन 5 की दोस्ती बनी रहेगी आपस में, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। ये ऑर्बिटल कैसी हैं? स्टेबल, क्योंकि हर ऑर्बिटल एम्प्टी है, यानी सिमेट्रिकल है, सेम है। आप इमेजिन कर लो 5 दोस्त थे, 5 फेल हो गए। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर उन 5 में से एक पास हो गया और 4 फेल हो गए। अब उनकी दोस्ती अनस्टेबल हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि वो 4 अलग क्लास में रहेंगे और वो एक जो पास हो गया वो नेक्स्ट क्लास में पहुंच चुका होगा। इन चारों को बच्चों बड़ा दुख होगा इस बात का कि फेल हुए, इस बात का नहीं, इन चारों को इस बात का बड़ा दुख होगा कि वो पास क्यों हो गए। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसी का डॉल आएगा। अब देखो बच्चों, ये अनस्टेबल है, अगर 2 पास हो गए 3 फेल हो गए, अभी भी अनस्टेबिलिटी है, अभी भी अनस्टेबिलिटी है, अभी भी अनस्टेबिलिटी है, और अब ये स्टेबल हो गए। क्यों स्टेबल हो गए? क्योंकि अब सारे सिमेट्रिकल हो गए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट केस देखो, अगर ऐसा होता कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता और इसमें 2, अभी भी अनस्टेबल है, अब अनस्टेबल, इस समय अनस्टेबल, अभी भी अनस्टेबल, और अब स्टेबल होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्बिटल तब स्टेबल होती है जब वो सिमेट्रिकल होती है। तो या तो फुलफिल्ड हो, या हाफ फिल्ड हो, या बिल्कुल एम्प्टी हो, और इनमें भी ये ज़्यादा स्टेबल है। ये वाली इन तीनों में फुलफिल्ड इज मोस्ट स्टेबल।
तो हर ऑर्बिटल चाहती है स्टेबिलिटी गेन करना। अगर किसी में 9 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगी उसके को एक और मिल जाए और 10 हो जाए। अगर किसी में 4 है तो वो चाहेगी 5 होना। अब यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन, ये चाहेगी इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये यहाँ से अपने पड़ोस वाली ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अपने में शिफ्ट करवा लेगी। तो ये जो एटॉमिक नंबर 24 है, इस वैसे एलिमेंट का नाम है क्रोमियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आप ये लिख के आओगे, 4s2 3d4 नहीं होगा, 4s में से एक 3d में चला जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ऐसा ही केस आएगा एटॉमिक नंबर 29 में, ये कॉपर का केस है। आपने जो लिखा होगा तो आपका तो ये आया होगा 3d9। अब 9 वाला 10 होते ही स्टेबल हो रहा है, तो ये अपने पड़ोस वाले s से एक इलेक्ट्रॉन अपने में शिफ्ट कर लेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ये हो गया स्टेबल, ये हो गया स्टेबल। तो क्रोमियम और ये कॉपर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए D9 को आप कर दोगे D10 और D4 को आप कर दोगे D5। तो हमने ये दो जो एक्सेप्शनल केस थे, यहाँ पर वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, इनको हमने देखा। अब देखो बच्चों, हमने कहा Mn, इसका एटॉमिक नंबर 25 है। आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। मैंने कहा Mn++, Mn में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होंगे, 4s से होंगे या 3d से होंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4s तो फोर्थ सेल में होगा, थर्ड में होगा 3d। जब भी ये तो एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से हमने 4s को पहले लिखा, क्योंकि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d ऑर्बिटल से कम थी। प्रैक्टिकली 4s बाहर होगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है इससे मतलब नहीं है, रिमूव पहले बाहर वाली सेल से होगा। क्लास है, गेट पीछे लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम होती है क्रिएट अगर यहाँ पे मिस हैपनिंग, तो जो बच्चा बिल्कुल गेट के पास बैठा है वो निकल के सबसे पहले बाहर जाएगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एंट्री किस बच्चे ने पहले करी और किसने बाद में करी। 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जरूरत पड़ेगी फिर किसका नंबर लगेगा, 3d। किसी भी ऑर्बिटल, जैसे फोर्थ ऑर्बिटल है, ये फोर्थ सेल है, इसमें जो ऑर्बिटल है सबसे अंदर होगी 4s, उसके बाहर होगी 4p, उसके बाहर होगी 4d और उसके बाहर होगी 4f। सबसे अंदर s होती है, उसके बाहर p, उसके बाहर d, उसके बाहर f। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, तो बच्चों पहले निकलेंगे 4s में से। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में से 2 चले गए और 3d सच ऐसा ही रहा। अब मैंने कहा Mn में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। 3 निकालोगे तो पहले बच्चों 4s में से 2 चले जाएंगे, केस तो हमारा Mn का ये था 4s2 3d5। हमको 3 निकालने हैं, तो यहाँ से आप निकालोगे 2 और यहाँ से निकालोगे 1, तो 4s में हो जाएगा 0 और 3d में हो जाएगा 4। 2p6 3s2 3p6 4s 0, 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से 3d4। तो जब भी किसी आयन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो पहले आपको एटम का लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Fe का एटॉमिक नंबर है 26। तो पहले तो आप Fe का लिखोगे 26 वाले का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। पहले 4s में जाओगे, कितने निकाल लोगे, 2। अब एक और चाहिए तो 3d में से निकालोगे, तो 4s में 0 हो जाएगा और 3d में 5 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में से आपने 2 निकाल लिए और 3d में से 1 निकाल लिया, तो यहाँ पे कितने हुए, 5। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। ऐसे ही अगर मैं कहूँ जिंक प्लस प्लस,
अब जिंक का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 30, तो इसका ये आ जाएगा ये। अब आपको जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जब 2 निकालने हैं तो 4s में से निकल जाएंगे, 4s 0 हो जाएगा और 3d 10, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। अब यहां पर देखो बच्चों 4s 3d और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 4s 3d4, यहां पे 4s0 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे 4s 3d5 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ हो रहे हैं 4, यहाँ अनपेयर्ड कोई भी नहीं हो रहा है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड हो रहे हैं 5, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों 5, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0 और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। आप किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो लास्ट की 2 सब सेल में निकाल दो, बाकी तो ये सारी फुलफिल्ड ही होंगी, लास्ट की सिर्फ 2 देखनी है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मैंने ये 4s बना दिया और ये मैंने 3d बना दिया, ये 4s और ये 3d। तो कभी भी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कहा जाए Fe3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे 5। Zn++ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे 0। यानी इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप ये निकाल सकते हो कि किस एटम या किस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ये आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट वाला पार्ट था। इसमें हमने पढ़ा हुंड्स रूल कि इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले बाहर वाली सेल से निकलेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अंदर आओगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अंदर आओगे, फिर उससे हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज कंप्लीट हो गया पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।